हमारे नजर प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा विषय है वो थर्ड लॉकडाउन को लेके है। इससे पहले 2 लॉकडाउन लग चुके हैं। 2 लॉकडाउन। प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि 2 लॉकडाउन के बाद अब तीसरे लॉकडाउन की जरूरत है और तीसरा लॉकडाउन कल से वो। तो जैसा कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि कोरोना जो क्षेत्र है या पूरे भारत को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। 3 जोन में डिवाइड किया, ऑरेंज, रेड और ग्रीन। अब हम बात करते हैं अपने हरियाणा की। हरियाणा में जबकि देखा जाए तो 2 हैं वो जो ग्रीन जोन में हैं, 2 रेड में हैं और बाकी जो है वो सब ऑरेंज जोन में है। लेकिन फिर भी कोई इनमें ढील देने की अभी कोई ऐसी गाइडलाइन आई नहीं है कि भाई किस तरह की किसी में ढील दी जाएगी। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, जो तीसरा लॉकडाउन शुरू होने जा रहा है उसकी जो बात है, तो अब जो स्थिति कोरोना को लेकर 40 दिन से, पिछले 40 दिन से जो हम निकालते आए हैं और उसको पास किया है और जो भुगतते आए हैं, तो उसमें हमारे न केवल मतलब जो इसमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है। तो इसीलिए आगे इसको तीसरे जो तो आर्थिक, हमारी आर्थिक जो आर्थिकी है वो भी कमजोर ना हो, इसलिए इसमें कुछ छूट देने के प्रावधान रखे गए हैं। ग्रीन जोन में तो मतलब जो है ट्रांसपोर्टेशन की छूट दी गई है, लेकिन जो हमारी लोकल प्रशासन है जिला स्तर पर, उनकी तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आने की वजह से अभी ये अधर में लटका हुआ सा लगता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमने इसी सिलसिले को लेकर, इसी विषय को लेकर हमने जिला आयुक्त के बारे में लोगों की राय जानी। तो इस सिलसिले में हम कांग्रेस पूर्व प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही से मिले। जिला उपायुक्त पे आरोप लगाया कि वो किसी भी चीज को मतलब कि इम्प्लीमेंट करने में सक्षम नहीं है, किसी तरह का फैसला लेने में सक्षम नहीं है। तो इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे रखें, हम आपको दिखाते हैं कि वेद प्रकाश विद्रोही ने जिला उपायुक्त के बारे में क्या कहा। केंद्र सरकार ने 4 मई से 17 मई तक जहां बढ़ाया, वहीं पूरे देश के जिलों को 3 जोन, रेड जोन कर लॉकडाउन खोलने की शुरुआत की। हरियाणा में केंद्र की सूची में 2 जिले रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ ग्रीन जोन में है, जबकि हरियाणा सरकार का कहना है कि रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के अलावा चरखी दादरी, कैथल और फतेहाबाद भी ग्रीन जोन में है। अब सवाल ये उठता है, ग्रीन जोन होने के बावजूद भी रेवाड़ी के जिलाधीश ने अभी तक केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार ग्रीन जोन के संदर्भ में फैसले नहीं लिए, जिसके कारण आम आदमी में सरकार को इस विषय में शीघ्र फैसले लेने चाहिए ताकि असमंजस की स्थिति खत्म हो और जो केंद्र सरकार की निर्धारित गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ग्रीन जोन को आम आदमी के लिए खोला जाए। रेवाड़ी का उपायुक्त किसी भी मामले में समय पर फैसले नहीं लेते और विपक्ष को तो वो किसी मामले के अंदर सहभागी बनाते ही नहीं। जितनी भी इस कोरोना संकट के दौर में सरकारी सहायताओं के लिए कमेटियां बनी, कोई निगरानी समिति बनने की बात उठी, तो सरकार के संघी भाइयों को और सत्ता के दलालों को सम्मिलित किया, लेकिन विपक्ष को कहीं भी शामिल नहीं किया। और रेवाड़ी के जिलाधीश की कोरोना संकट के समय सरकार के निर्देशों को परिपालना करने में जो तत्परता दिखानी चाहिए वो नहीं है। वो फाइलों पर बैठे रहते हैं, निर्णय करने में देरी करते हैं। ये ठीक है कि संयोग से लोगों की स्वेच्छा से लॉकडाउन भी सफल रहा और रेवाड़ी जिले के अंदर कोई कोरोना के या कोई ऐसा पीड़ित नहीं मिला जो संकट बढ़ा सके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रशासन जिलाधीश के नाते अपने निर्णय लेने में तत्परता ना दिखाए। मेरा रेवाड़ी के जिलाधीश से विनम्र सलाह है कि वे
लॉकडाउन के संदर्भ में और लॉकडाउन को खोलने के संदर्भ में जितने भी निर्णय करने हैं वो जल्दी जल्दी करें, उनमें देरी ना करें और फाइलें जल्दी निपटाएं। कि अभी आपने देखा कि किस तरह वेद प्रकाश विद्रोही जी जिला उपायुक्त पे जल्दी फैसले ना लेने का आरोप लगा रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि जो जिला प्रशासन है वो विपक्ष की कोई बात नहीं सुनता, विपक्ष को किसी तरह के निर्णय लेने में मतलब नहीं बुलाता। और इस वक्त स्थिति ऐसी है कि जिला उपायुक्त को चाहिए कि जल्दी से जल्दी फैसले ले। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए कि जिला उपायुक्त को फैसले लेने चाहिए या उनको आगे से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर निर्भर रहना चाहिए कि वो क्या गाइडलाइन दें, फिर मुझे फैसले लेने चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री और केंद्रीय सरकार की तरफ से तो गाइडलाइन आ चुकी हैं और समय रहते ही इन चीजों के लिए लोकल प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को और रेवाड़ी एडीएम को अपने फैसले लेने चाहिए। गाइडलाइन पहले से ही तैयार करनी चाहिए, न कि अब अगले दिन के लिए, क्योंकि जो पब्लिक है, जो हमारे नागरिक हैं, उन्होंने बड़े संयम से काम लिया है और 15-15 दिन के जो उन्होंने लॉकडाउन सहयोग किया है, तो वो अब ये इस असमंजस में है कि अब तो उन्हें अपने काम धंधों के लिए, अपने जरूरी कामों के लिए छूट मिलेगी, कुछ रियायत मिलेगी ताकि काम धंधे शुरू हो सके। यानी आप मानते हैं कि जो इधर कोई कोरोना पेशेंट या कोरोना पीड़ित व्यक्ति नहीं मिला तो ये इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि वो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि प्रशासन ने इसमें कोई योगदान दिया हो, प्रशासन ने मतलब कोई मुस्तैदी दिखाई हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वेद प्रकाश विद्रोही जी की बात से आप सहमत हैं? देखो, जो संक्रमित पेशेंट का मिलना ना मिलना ये बाहर से आने वालों पर निर्भर रहता है और ये एक संयोग की बात है। कुछ संयोग के अलावा हमारे नागरिकों ने प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर संयम से भी काम लिया है। अगर आवाजाही नहीं रोकी जाती तो चाहे प्रशासन हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो, हमारे नागरिकों की भी इसमें बहुत अहम भूमिका है। और जो हमारे वायरर्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने भी पब्लिक को इस बारे में समझाया है और उसका पालन करवाया है। लेकिन आगे की गाइडलाइन के लिए वो भी अभी की स्थिति बनी हुई है। अगर गाइडलाइन नहीं होंगी तो किस तरह से क्या पालन करो? यानी आपका कहने का मतलब है कि जो जिला उपायुक्त है, जिला प्रशासन है, वो मुख्यमंत्री पर डिपेंड है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पर डिपेंड है। तो इस मतलब कोई निर्णय वो खुद नहीं ले सकते, लेने के उनको अधिकार तो पूरे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो जिला आयुक्त, उपायुक्त को ही निर्णय लेने किस तरह से उन्हें लागू करना है। जो मुख्य गाइडलाइन है वो तो केंद्र सरकार ने जारी कर ही दी है कि ग्रीन जोन में जरूरी सेवाएं के अलावा अब इसमें कुछ और चीजों की ढील दी गई है। यहाँ तक कि मोबाइल, सैलून वगैरह ये दुकानें खुलेंगी। तो अब इनको लागू करना तो लोकल प्रशासन के हाथ में ही है, जिला उपायुक्त के हाथ में ही किस तरह से करेंगे। अगर उसकी गाइडलाइन नहीं बनाई जाती है तो जो फिजिकल डिस्टेंस है उसकी समस्या जैसे दिल्ली में या और जगह देखने को मिली, वही स्थिति फिर यहाँ आ जाएगी। तो जो हमने 40 दिन का समय लॉकडाउन में बिताया है तो वो कहीं ना कहीं उसका महत्व खत्म हो जाता है, उसके महत्व को। यानी आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जिला उपायुक्त और जिला प्रशासन को ये चाहिए कि वो लोगों की भावनाओं की कदर करे और अपने और कम से कम इतनी छूट तो दे कि लॉकडाउन में, ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, अपनी जरूरी चीजों को ला सके। और उससे संबंधित दुकानों की भी सूची जारी करें, भाई दुकानें किस हिसाब से खुलनी है, उनका टाइमिंग फिक्स करें। और ये अल्टरनेट डेज खुलनी है तो वो चीज भी मतलब क्लियर करें, जो भी चीज है क्लियर होनी चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री से संबंधित। वेद प्रकाश विद्रोही जी मुख्यमंत्री के बारे में कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने तो पहले तो बहुत बड़े बड़े दावे करे, हमारा खजाना भरा हुआ है, हमारे पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। आज ऐसी नौबत आ रही है कि वो बच्चों से 5-5 रुपए मांगने की बात कर रहे हैं। तो वेद प्रकाश जी क्या कहते हैं मुख्यमंत्री के बारे में, आइए पहले वो देखते। लॉकडाउन से पहले जब 28 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा का बजट रखा, तब विधानसभा में उछल उछल कर कह रहे थे
कि हरियाणा का खजाना लबालब भरा हुआ है, विकास कार्यों के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। परंतु लॉकडाउन लगते ही मुख्यमंत्री का यह दावा हवाई साबित हो गया और आज वो कह रहे हैं फाइनेंस की कमी है और फाइनेंस की कमी का रोना लेकर इस लॉकडाउन में पीड़ित किसान, मजदूरों और यहां तक बच्चों से भी भीख का कटोरा लेकर दान मांग रहे हैं। सरकार एक तरफ कहती है कि हम कोरोना से निपटने के लिए कर्ज लेंगे, वहीं सरकार ने जब दुनिया में पेट्रोल डीजल के भाव कम हो रहे हैं तब पेट्रोल डीजल पर ₹1 से ₹1.10 प्रति लीटर का वैट टैक्स लगा दिया। सरकार ने सब्जी मंडियों के अंदर फल और सब्जी पर ₹1 का टैक्स लगा दिया। सरकार ने शराब पर भी टैक्स लगेगा, चलो वो तो कोई बात नहीं। बसों का किराया 15 से 20 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया। सरकार के ये कदम बताते हैं कि सरकार की मंशा लोगों को राहत देने की बजाय कोरोना संकट में लोगों की जेबों पर डाका डालना है। अभी तक कोरोना संकट में हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री ने लिप सर्विस करने के अलावा कोई भी लोगों के लिए ऐसा आर्थिक पैकेज नहीं दिया जिससे आम आदमी का इस संकट के अंदर गुजारा हो सके। सुमन जी, अभी आपने देखा कि वेद प्रकाश विद्रोही जी ने सीधा सीधा निशाना हमारे मुख्यमंत्री खट्टर पर ताना। उन्होंने कहा कि जब देश ऐसी आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहा है, लोगों को खाने के लिए लोग मोहताज हैं, उनके रोजगार ठप पड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में बस का किराया बढ़ाना, पेट्रोल बढ़ाना, यहाँ तक कि सब्जी और फल फ्रूट पर भी टैक्स लगाना, ये सही नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वेद प्रकाश विद्रोही जी ने जो कहा वो मुख्यमंत्री के बारे में कि हरियाणा सरकार को या मुख्यमंत्री को ऐसी परिस्थिति में ये चीजें नहीं करनी चाहिए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, विद्रोही जी बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं कि शुरू में तो जो हमारी राज्य सरकार ने हमें बताया कि हमारे पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और न केवल गरीबी रेखा से नीचे वालों को, ऊपर भी गरीब राशन कार्ड वालों को भी मतलब कच्ची सामग्री खाने के लिए दी जाएगी। अब देखा यह जा रहा है कि जितने भी ये जो खाने की मदद गरीब लोगों को की जा रही है, वो मैं समझता हूँ अधिकतर जो मदद है वो स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ, सामाजिक संस्थाओं की तरफ से हो रही है। प्रशासन, ऐसा मानना है कि प्रशासन किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर रही है कि लोगों तक खाना पहुंचाने में। ये तो अब उसकी जो सामाजिक स्तर पर या लोगों ने शुरुआत में तो बहुत से मध्यम वर्ग के लोगों ने भी कोशिश की कि जो हमारा गरीब तबका है उसको हम किसी तरह से निराश नहीं होने दें, लेकिन इस कोरोना की लड़ाई में बिल्कुल हम साथ रहें, एकजुट होकर लड़ें, तो उसकी कोशिश की गई थी। तो हर व्यक्ति और हर संस्था इसमें आगे आई, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा कदम समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने जो गरीब लोगों के लिए या मीडियम क्लास के लिए उन्होंने कहा था कि उनको कच्चा राशन दिया जाएगा, पैकेट दिए जाएंगे जैसे दूसरी जगह दिए जा रहे हैं, राजस्थान में दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हमें देखने को और सुनने को मिला नहीं है। तो ये कमी है निश्चित रूप से। जैसा कि सरकार ने घोषणा करी है, केंद्र सरकार ने भी घोषणा करी कि 3 महीने का राशन इनको दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं रेवाड़ी के सांसद, जो महेंद्रगढ़ के सांसद की, राव इंद्रजीत की। तो राव इंद्रजीत का जो क्षेत्र है वो रामपुरा क्षेत्र है। वहां की जो दुर्दशा है वो एक प्रैक्टिकली एक अलग हिसाब से, लेकिन इस कोरोना पीड़ित के समय भी वहां किसी तरह का नहीं, उनको राशन पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस बारे में विद्रोही जी का कहना है कि जो जिनको एक तरह से पूरी जिम्मेदारी दी गई है सांसद राव इंद्रजीत को कि वो अपने क्षेत्र को संभालें, कोरोना पीड़ितों में जिम्मेदारी है, मतलब जो भी पब्लिक है, पब्लिक को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराएं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो वेद प्रकाश जी क्या कहते हैं राव इंद्रजीत के बारे में, पहले वो देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुड़गांव के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी को कोरोना संकट के दौर में हरियाणा के लोगों का ध्यान रखने, निगरानी रखने के लिए इंचार्ज मंत्री बनाया। उन्होंने क्या शानदार निगरानी की कि उनके खुद के गांव
रामपुरा में आज तक जो गरीब हैं, बीपीएल हैं, जरूरतमंद हैं, उनको सरकार द्वारा मिलने वाला 3 महीने का मुफ्त का राशन नहीं मिला। जो मंत्री अपने खुद के गांव में अपने बंधुओं को, गरीबों को राशन ना दिलवा सके, उस मंत्री ने कैसी निगरानी की होगी, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। और ऐसी हरियाणा भाजपा संघी सरकार ने लॉकडाउन में कैसी गरीबों की मदद करनी की होगी, इस पर भी कोई टिप्पणी करना बेमानी है। ये 5 सुमन जी, अभी आपने देखा कि किस तरह वेद प्रकाश विद्रोही जी सीधा सीधा आरोप यहाँ के सांसद, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद राव इंद्रजीत पे आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे समय में निगरानी का सारा जिम्मा था वो प्रधानमंत्री जी ने इंद्रजीत को दिया था। अब उनका एक कहना है, ये बिल्कुल एक तरह से सही भी है, जो अपने क्षेत्र, अपने रामपुरा का 3 महीने के अपने गरीबों के लिए राशन नहीं दिलवा सकता था, वो पूरे हरियाणा को किस तरह संभालेगा, पूरे हरियाणा या रेवाड़ी क्षेत्र में कैसे मतलब जनता की आवाज सुनेगा। तो इस बात से तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि वेद प्रकाश विद्रोही जी ने बिल्कुल सही कहा है। जो यहाँ के सांसद है उन्हें बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। अभी जबकि मैं 1.5 महीने से देख रहा हूँ, वो मुझे राव इंद्रजीत जी लोगों की प्रशंसा करते हुए तो नजर आते हैं कि भाई फलानी संस्था एकदम सही काम कर रही है, फलाना व्यक्ति सही काम कर रहा है, लेकिन कहीं स्वयं कहीं सक्रिय नजर नहीं आ रहे कि वो पब्लिक के बीच में जा रहे हो या पब्लिक की समस्याएं सुन रहे हो। ऐसा मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बुनियादी बातें हैं। अगर गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है तो जो शुरू में जब लॉकडाउन हमने ये शुरू हुआ था तब ये बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी कि गरीब आदमियों को 3 महीने का राशन दिया जाएगा, अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे, हर तरह से सहायता की जाएगी, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वो कदम से कदम मिला के कोरोना के इस संकट की घड़ी में सरकार का, प्रशासन का साथ दें। तो गरीबी हमारे यहाँ का एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है। मध्यम वर्ग के सामने भी समस्या है, लेकिन जो गरीब लोग जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है, वरना कैसे वो इसका पालन कर पाएंगे लॉकडाउन का। तो अगर ये चीजें नहीं पहुंची हैं और विद्रोही जी जो कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये चीजें मिली हैं, सुनने को, देखने को मिली हैं। और स्थिति जो भी है, सत्य है, वो सामने ही होता है। तो किसी न किसी आधार पर वो कह रहे हैं अगर ये नहीं पहुंचा है तो बड़ी शर्म की बात है। और एक सांसद होते हुए अपने क्षेत्र में, और दूसरे क्षेत्रों की बात अलग है, अपने क्षेत्र की ही अगर वो निगरानी नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे क्षेत्रों में तो बदतर हालत होगी। यानी आप भी वेद प्रकाश विद्रोही जी की बात से सहमत हैं? मैं सत्य से सहमत हूँ, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं ठीक, अच्छी, सही है, तभी ये चीज उभर कर आई है। नहीं तो और दूसरी जगह के लिए भी हो सकता है। अब स्वयंसेवी संस्थाएं जो लगी हुई हैं, उनकी प्रशंसा में न केवल अखबार खुद भी कहा है, लेकिन उन्होंने। चलिए अब देखते हैं कि आगे कुल मिला के वेद प्रकाश विद्रोही जी क्या कहते हैं कि मतलब केंद्र सरकार के बारे में, हरियाणा सरकार के बारे में और स्थानीय प्रशासन के बारे में। तो पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें इस चीज का जिक्र है। लॉकडाउन के दौरान ये बात सामने आई कि हरियाणा भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री एक कठपुतली मुख्यमंत्री से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जितनी बार प्रधानमंत्री के साथ बैठकें हुई, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ सुझाव है। हरियाणा की परिस्थितियों के अनुसार लॉकडाउन कैसे चले, इस पर प्रदेशवासियों की भावना बताने की बजाय प्रधानमंत्री की हां में हां मिलाने का काम किया है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री आम जनों के हितों की बजाय लॉकडाउन में भी एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनकर काम करेगा, तो मैं नहीं समझता कि वो हरियाणा के हित में सही फैसले ले पाएगा। मुख्यमंत्री को अपने कर्तव्यों का दायित्व बोध होना चाहिए और विपक्ष के साथ जितनी उनकी बैठकें हुई, उनके अनुसार
उनको फैसले लेने चाहिए, और यदि विपक्ष की सलाह माननी ही नहीं है तो ऐसी बैठकों का औचित्य क्या? सुमन जी, अभी आपने देखा कि वेद प्रकाश विद्रोही ने हमारे मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री को, मनोहर लाल खट्टर को सीधा सीधा कह दिया कि वो तो एक कठपुतली है, जिनको जो जैसा चाहेगा वैसा वो नचाएंगे, वो अपनी तरह से किसी तरह का फैसला नहीं ले सकते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को हमेशा इग्नोर किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार, हरियाणा सरकार को, प्रशासन को, जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी, यानी विपक्ष में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी बची है, तो क्या उनको भी साथ लेके कोरोना जो अभियान है, कोरोना भगाने का जो अभियान है, इसमें उनका साथ लेना चाहिए कांग्रेस पार्टियों का? बिल्कुल। ये जो कोरोना से हमारे जो संग्राम की लड़ाई, हमारा जो संग्राम है, वो अकेले लड़ने की लड़ाई नहीं है, और किसी एंगल से विपक्ष हो, जिम्मेदार हर व्यक्ति, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, वो अपनी सलाह देगा और उसके आधार पर अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन उसको मौका मिलेगा तब ना। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, उसमें ऐसा नहीं है कि केवल सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। हाँ, उसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रहे, अमरिंदर सिंह पंजाब से रहे, ममता बनर्जी को भी बुलाया था, ममता बनर्जी को भी उन्होंने इंक्लूड कराया, सभी को उन्होंने बुलाया था, सबकी राय। लेकिन हरियाणा में ये चीज देखने को नहीं मिल रही। हरियाणा में क्या है, मनोहर लाल जो हमारे सीएम है, वो किसी भी तरह कांग्रेस पार्टी को किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे। ये एक मतलब जो है कहीं ना कहीं सोच या उनके ऊपर कोई ऐसा केंद्र सरकार का दबाव हो रहा हो कि भाई कांग्रेस को साथ लेके नहीं चलना, तो इस बारे में भी आपकी क्या राय रहेगी? जो क्रियान्विति जो दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री महोदय की, वो जैसे साथ में लेके चलते हैं, तो ऊपर से तो मैं समझता हूँ कि ऐसा दबाव नहीं होना चाहिए। शायद ऐसा दबाव ऊपर से तो नहीं है, ये कहीं ना कहीं अब स्टेट लेवल पर, जिले लेवल पे भी वही बात है। विद्रोही जी वही कह रहे हैं कि वहां विपक्ष की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, साथ लेना तो दूसरी बात है। तो उनके विचार जब तक नहीं लिए जाएंगे तो बहुत सी चीजों में विपक्ष भी एक साथ खड़ा होकर मदद कर सकता है, लेकिन हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए कि हम एकजुट होकर के इस समस्या का समाधान के लिए एकजुट होकर के सामने आए। तो मतलब जो हरियाणा सरकार को भी चाहिए कि वो कांग्रेस को अपने साथ लेके चले, और अन्य जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको भी साथ लेके चले, बिल्कुल, ताकि एक इस तरह से हमें कोरोना वायरस से हमें मुक्ति मिल सके। और ऐसा नहीं है कि जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं या बिल्कुल दूसरे बात दूसरे राजनीतिक दलों की जाए तो देखा जाए तो उनका अनुभव मनोहर लाल खट्टर से कहीं ज्यादा राजनीतिक। और रणदीप सुरजेवाला है जो काफी सीनियर लेवल पे हैं, तो और भी कई ऐसे नेता हैं, हुड्डा जी हैं, जिनका राजनीतिक अनुभव हमारे मनोहर लाल खट्टर जी से बहुत सी चीजें उनको मतलब मिल सकती है क्रियान्विति करने के लिए, उनके लिए उनको सरलता प्रदान करेंगी वो चीजें, वो सफलता प्रदान करेंगे। यानी आपका मानना ये है कि इनको अपनी भारतीय जो यहाँ अपनी प्रदेश सरकार है, हरियाणा प्रदेश, हमारे देश की यही तो एक विशेषता रही है, अनेकता में एकता। अब संकट की घड़ी है तो हमें इस चीज का बिल्कुल अंतराल है, उनको सभी को खत्म कर देना चाहिए। उनको खत्म करके मिलकर एकजुट होकर के और सलाह मशवरा करके और हमारी जो चीजें हैं, जो प्रशासनिक चीजें हैं, उनको लागू करना चाहिए। यानी आपका कहने का तात्पर्य ये है कि और बेशक मतभेद हो, राजनीतिक मतभेद हो, वैचारिक मतभेद हो, लेकिन जब देश के ऊपर कोई संकट आता है उस समय में एक राय लेनी चाहिए और एक जवाब होना चाहिए, एक प्रयास होना चाहिए। आपका मानना यह है। मैं इसकी आपकी इन बातों से सहमत हूँ। और हरियाणा सरकार को और केंद्र सरकार को चाहिए कि वो विपक्ष में एक विस्फोट की स्थिति पैदा करने की बजाय उनको ऐसी परिस्थिति में अपने साथ ले और हर बैठक में निर्णय जिसमें लिया जाता हो इनको साथ लेके चले, ताकि हो सकता है कि हम एक जो मकाम हमने 4-5 महीने में हासिल हो उसको हम कम समय में उस मुकाम तक पहुंच सकें और अपने जो भारत को है उसको हम कोरोना मुक्त बना सकते हैं। आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए हार्दिक धन्यवाद। नजर में आने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मेरी तरफ से भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।